अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन। ये जंग का मैदान है। दिल्ली की सरहद पर खड़ी है एक फौज। इसके बारे में मशहूर था कि ये जिस शहर पर धावा बोलती है उस शहर के कुत्ते बिल्ली तक को जिंदा नहीं छोड़ती थी। जिसके सैनिक बिना लगाम थामे घोड़ों पर सवार होते थे। घोड़ा दौड़ता रहता और घुड़सवार तीर चलाते रहते। इस फौज ने मध्य एशिया की एक ताकतवर सल्तनत को निस्तो नाबूद कर डाला था, जिसने चीन तक को नहीं छोड़ा और सिर्फ 3 साल में ही 60 लाख लोगों को मार डाला था। वहशी दरिंदों की ये फौज अब हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहती थी, मगर इनके सामने खड़ा था सिर्फ एक शख्स, दिल्ली सल्तनत का एक जनरल, जो अपने सुल्तान की नाफरमानी करते हुए जंग में कूद गया था और फिर दुश्मनों का वो हाल किया कि जंग के बाद के दिनों में जब घोड़े पानी नहीं पीते थे तो उनका सरदार पूछता था कि कहीं इन्होंने जफर खान को तो नहीं देख लिया। आज बात होगी एक जंग की। दिल्ली की सरहद पर हुई एक जंग जिसमें एक तरफ थी मंगोल फौज और दूसरी तरफ थी दिल्ली सल्तनत। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, साल 1296। इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी के वक्त से ही भारत पर मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था। मंगोलों ने कई बार भारत पर हमले करने की कोशिशें की। मंगोल सरदार दुआ खान ने तो साल 1292 में पंजाब पर भयंकर हमला भी किया, मगर खिलजियों के आगे वो टिक नहीं पाया। आने वाले सालों में मंगोल भारत पर एक के बाद एक हमले करते गए, मगर मुस्लिम शासकों के आगे हर बार मुंह की खाकर वापस मायूस लौट जाते। साल 1299 में दूर दूर से मंगोल सरदारों को इकट्ठा किया गया। एक बड़ी मंगोल फौज जमा की गई जिसने हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए कूच किया। इस खूंखार मंगोल फौज में तकरीबन 1 लाख लड़ाकू सैनिक थे। इस वहशी फौज को लीड कर रहा था दुआ खान का बेटा कुतलू ख्वाजा। जैसे ही मंगोल फौज ने सिंधु नदी पार की, दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों में भयंकर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि मंगोल अपनी क्रूरता और वहशीपने के लिए कुख्यात थे। मंगोलों से बचने के लिए लोग दिल्ली की तरफ भागने लगे। मस्जिदें भरने लगी, बाजार भरने लगे, मजारें भरने लगी। दिल्ली के हालात काफी बिगड़ने लगे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि हमें मंगोलों से संधि समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अलाउद्दीन ना तो कोई पहाड़ी चूहा था, ना ही कोई घास खाने वाला लालपूत। वो एक बहादुर निडर मुस्लिम सुल्तान था जिसे अपनी सल्तनत के लोगों की फिक्र थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं ऊंट की पीठ के पीछे नहीं छुपने वाला, मैं कल खुद जाकर कुतलू ख्वाजा से निपटूंगा। सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी की जगह यहाँ कोई लालपूत या पराठा राजा महाराजा होता तो वो कब का मंगोलों के सामने घुटने टेक देता और फिर पूरे भारत पर मंगोलों का राज होता। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले भी कई बार मंगोलों को धूल चटाई थी। इस बार भी वो पीछे हटने वाला नहीं था, मगर दिक्कत ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास तैयारी का वक्त नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सभी गवर्नर्स को पैगाम भेजा कि वो दिल्ली की मदद के लिए फौज भेजें। इसके बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली के पास ही किली नाम की एक जगह पर डेरा डाल दिया। निकलने से पहले अलाउद्दीन ने अपने अंकल और दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क को अपने महल की चाबियां सौंपते हुए कहा कि जो जीत कर आए उसे चाबियां सौंप देना। इसके बाद यमुना नदी के किनारे एक मैदान में अलाउद्दीन की फौज इकट्ठा हुई। लेफ्ट विंग की फौज को लीड कर रहे थे नुसरत खान, बीच में खुद अलाउद्दीन खिलजी खड़े थे, जबकि उनकी राइट साइड को लीड कर रहे थे जनरल जफर खान। अलाउद्दीन की फौज लड़ने को तैयार थी, मगर अलाउद्दीन का साफ हुक्म था कि उनके हुक्म के बिना अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी पहले हमला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी फौज की तादाद अभी कम थी और वो बाकी गवर्नरों की फौज का इंतजार कर रहे थे। इस सिचुएशन में दोनों फौजें कई दिनों तक आमने सामने खड़ी रही। किसी ने पहला हमला नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। मंगोल फौज का बायां धड़ा, जिसे हिजला खान लीड कर रहा था, उसने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। सुल्तान अलाउद्दीन का पहले से हुक्म था कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनकी फौज के राइट विंग को लीड कर रहे जनरल जफर खान ने मौका देखकर मंगोलों पर हमला कर दिया। मगर इस जंग में जफर खान से एक गलती हो गई। मंगोल फौज को पीछे हटता देख उन्होंने उन पर हमला किया, मगर असल में ये मंगोलों की चाल थी। जफर खान ने 60 किलोमीटर तक मंगोलों का पीछा किया और इसी वजह से वो अलाउद्दीन खिलजी की फौज से पिछड़ गए और अकेले पड़ गए।
उन्हें अकेला पाकर मंगोल सरदार हिजलक खान ने उन पर हमला बोल दिया। जफर खान के पास अब पीछे हटने का भी मौका नहीं था। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले मंगोल सरदार हिजलक खान ने जफर खान के पास संधि का पैगाम भी भेजा। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वो मंगोलों के साथ मिल जाए तो उन्हें दुआ खान के पास ले जाएंगे और मंगोल सल्तनत में एक बड़ा ओहदा भी दिया जाएगा। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो मंगोल फौज किसी को जिंदा तक नहीं छोड़ती थी, उन मंगोलों को जफर खान के साथ समझौता करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि मंगोल जफर खान को अपनी सल्तनत में बड़े ओहदे देने के लिए भी तैयार थे। इतनी ताकतवर और अहम शख्सियत थी जफर खान। मगर जफर खान ने अपने सुल्तान और अपनी सल्तनत के साथ गद्दारी नहीं की और मंगोलों के ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने जंग में शहादत को तरजीह दी। बहरहाल दोनों फौजों में भयंकर जंग हुई। तादाद में कम होने के बाद भी जफर खान की फौज ने 5000 मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि उनकी फौज के सिर्फ 800 फौजी शहीद हुए। आखिर में जफर खान के पास लड़ने के लिए सिर्फ 200 सैनिक ही बचे थे और सामने हजारों मंगोल अभी भी खड़े थे। जफर खान की बहादुरी देखिए, वो 200 सैनिकों के साथ मंगोलों से लड़ते रहे। लड़ाई के दौरान वो घोड़े पर सवार थे, लेकिन एक तीर लगने की वजह से उनका घोड़ा गिर गया। इसके बावजूद जफर खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने पैदल ही मंगोल सरदार हिजलक खान के साथ दो हाथ कर दिए। आखिर में एक तीर आकर उनके बख्तर में लगा और उसे चीरता हुआ उनके सीने में उतर गया। जफर खान वहीं गिर पड़े और शहीद हो गए। जफर खान के इस हमले ने पूरी जंग का रुख पलट दिया था। पूरी मंगोल फौज टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। मंगोलों में ऐसा आतंक फैला कि वो सोचने लगे कि सिर्फ एक मुस्लिम जनरल ने ही हमें मार मार कर इतना नुकसान पहुंचा दिया है, तो उधर तो अलाउद्दीन खिलजी पूरी फौज लिए बैठा है। मंगोल ऐसा डरे कि 1 लाख की पूरी फौज मैदान जंग छोड़कर भाग निकली। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जीत के साथ वापस दिल्ली लौट आए। ये था मुसलमानों का खौफ, ये थी मुसलमानों की बहादुरी। इस जंग के बाद भी मंगोलों ने भारत पर कई बार हमले किए, मगर अलाउद्दीन खिलजी से उनको हर बार मात ही खानी पड़ी। आधी दुनिया पर राज करने वाले मंगोल मुसलमानों की वजह से कभी हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए। यकीन मानिए, अगर मुसलमानों ने भारत की हिफाजत न की होती तो आज हमारा भारत एक बंजर जमीन के अलावा कुछ न होता।